Hello everyone, this is Professor Reshma Sheikh. Today I am going to start with a new topic that is amalgamation of companies. Okay, इस टॉपिक के अंदर हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सी AS14 डील्स विद अमालगमेशन. ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा. नाउ अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपनीज कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, इट्स कॉल्ड अमालगमेशन, और यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन और अ मर्जर. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक कंपनी A है और एक कंपनी B है. ठीक है, तो ये दोनों कंपनी मिलके एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं. ये कौन सा प्रोसेस है? अमालगमेशन. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि पुरानी कंपनी बंद हो गई. बंद हो गई मतलब लिक्विडेट हो गई, और एक नई कंपनी क्या हो गई? स्टार्ट हो रही है. एक न्यू कंपनी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है. तो जो ओल्ड कंपनी बंद हो रही है उसको वेंडर कंपनी भी बोलते हैं, उसको सेलिंग कंपनी भी बोलते हैं, उसको अमालगमेटिंग कंपनी भी बोलते हैं, उसको ट्रांसफ़रर कंपनी भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखना, ओल्ड कंपनी को क्या क्या नाम से जाना जाता है? ट्रांसफ़रर, अमालगमेटिंग, सेलिंग, वेंडर और ओल्ड कंपनी इटसेल्फ. नाउ ट्रांसफ़रर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, न्यू कंपनी को हम लोग परचेसिंग कंपनी भी बोलते हैं, वेंडी कंपनी भी बोलते हैं, रिजल्टिंग कंपनी भी बोलते हैं, अमालगमेटेड कंपनी भी बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी भी बोलते हैं. ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो न्यू कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी. नाउ नेक्स्ट, एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन. यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्ड को याद रखो. एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर रही है? टेक ओवर. मतलब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को टेक ओवर कर रही है. देखो ये एग्जांपल में क्या है कि एक एक्स लिमिटेड है जो पहले से एग्जिस्टिंग है, दूसरी वाई लिमिटेड है वो भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है. तो वाई लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है और एक्स लिमिटेड छोटी है कंपेयर टू वाई लिमिटेड. तो वाई लिमिटेड ने क्या किया? एक्स को टेक ओवर कर लिया. तो एक्स बंद हो जाएगी, एक्स कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. अब वाई लिमिटेड क्या करने वाली है? वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होने वाली है. ठीक है, यहाँ पे कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी. यहाँ पे वाई लिमिटेड ही जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है वो एक्स लिमिटेड को कंटिन्यू करने वाली है. बट एक्स लिमिटेड क्या होने वाली है? एक्स लिमिटेड कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड कंपनी. एक कंपनी है जिसका मार्केट में गुडविल बहुत ख़राब हो चुका है. ठीक है, बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसको क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर सेम नाम से कंटिन्यू करेंगे तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा. अगर कस्टमर आएंगे भी तो बहुत गिने चुने आएंगे. तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि वो कंपनी का नाम ही चेंज कर देते हैं. तो नाम जब भी चेंज करके उसका इंटरनल मैनेजमेंट सेम रहेगा और वो कंपनी का क्या कर देंगे? नाम चेंज करके उसको कंटिन्यू करेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो न्यू कंपनी फॉर्म करने का पर्पज़ ही यही होता है कि ओल्ड कंपनी के नाम को रिप्लेस कर दे. अंडरस्टूड. तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. यहाँ पे नया कंपनी फॉर्म होगा क्योंकि ओल्ड कंपनी को क्या कर रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं और उसको नए नाम से चलाने वाले हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. नाउ नेक्स्ट, अमालगमेशन के जो टाइप्स होते हैं. अमालगमेशन का टाइप क्या है? मर्जर मेथड और परचेस मेथड. नाउ स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एब्सॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये अमालगमेशन का टाइप है, बट ऐसा नहीं है. अमालगमेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. अमालगमेशन इंक्लूड्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन. ओके, और उसकी जो अमालगमेशन का जो टाइप है वो मर्जर मेथड है और परचेज मेथड है. ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना. ओके, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो परचेज कंसिडरेशन है. इसको हम लोग शॉर्टकट में पीसी भी बोलते हैं. ठीक है, अब पीसी मतलब क्या होता है?
amount paid by the new company to the owners of the old company, to the owners of the old company, it's called PC. मतलब anything which is paid by the new company to the owners of the old company, it's called PC, it become part of the PC, ठीक है। और ओनर्स कौन होते हैं ओल्ड कंपनी के? इक्विटी शेयर होल्डर और अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीसी बोलेंगे, ओके, ठीक है। नाउ पीसी कैलकुलेट करने के जो मेथड है वो है नेट पेमेंट मेथड, और नेक्स्ट दूसरा मेथड है नेट असेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्या होता है? एडिंग ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और नेट असेट मेथड में पीसी क्लियरली नहीं दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सारे असेट्स की जो वैल्यू रहती है, ओके, अग्रीड वैल्यू रहती है वो, और लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसके, वो हमारा पीसी रहता है, वो बेसिकली हमारा क्या रहता है? पीसी रहता है, ठीक है। तो आई होप पीसी का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो देखें, वेंडर कंपनी जो है अपने बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर में दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैशर बैंक अकाउंट ओपन करता है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट मतलब न्यू कंपनी अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। अब ये इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज़ ये भी, इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ओके। कैसे पूछेगा देखते हैं। स्टूडेंट, मेरी आपको एडवाइस है कि आप ये समरी बैलेंस शीट है जो है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ एमालगमेशन, इसको अच्छे से लर्न करो। इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आएगा, ये आएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम सॉल्व किए थे, तो उसमें से कैसा होता था? ओल्ड बैलेंस शीट दी रहती थी, तो उसको हम लोग क्या करते थे? उसके आइटम्स को हम जब ट्रांसफ़र करते थे रिस्पेक्टिव अकाउंट में, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो देख लो आप लोग कैसा है ये। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस वेंडर कंपनी का वो कहाँ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होगा वो सब, ये डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, वो कहाँ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ हो गया, प्रोविजंस, ये सब कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। नाउ मूव ऑन टू द असेट साइड, ठीक है। असेट साइड का जो आइटम रहता है वो कहाँ जाता है? फिक्स असेट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, करंट असेट्स रियलाइजेशन, लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइजेशन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इक्विटी शेयर होल्डर में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो भी वो कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, असेट है ना, असेट ये डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ओके। सो असेट का जो भी आइटम है, जब भी हम असेट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, अब ये रियलाइजेशन के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि असेट कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट। और अगर लाइबिलिटी का कोई भी आइटम हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, तो वो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। वाई इट इज़ बिकॉज लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में उसमें से भी पूछ सकता है आपको, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एट अ ग्लांस ये सम को भी हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वो समरी देखे थे ना, वो समरी के बेसिस पे इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड है। तो देखो, एक पहला आइटम कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। कहाँ जाएगा ये? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ओके। कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट। फिर आएगा 15% डिबेंचर, इट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व फंड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये जाएगा रियलाइजेशन में।
सन्ड्री क्रेडिटर्स ये जाएगा कहाँ पे, रियलाइजेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस ये कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर का जो भी आप पेपर देखोगे तो उसमें भी ये पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ। नाउ मूव ऑन टू द एसेट साइड। एसेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। कौन से साइड, डेबिट साइड, और बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र होगा रिस्पेक्टिव अकाउंट में। ठीक है। अब आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, ये कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ठीक है। स्टूडेंट्स, ऐसे सारे जितने भी सम्स होंगे आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में, तो थोड़ा ओरली इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। कम से कम मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स आप लोग ऐसी ओरली सॉल्व कर लो, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कौन सा आइटम कहाँ जाता है, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, वेंडर की बुक्स में। तो क्योंकि इसमें से भी ऑब्जेक्टिव 100% आएगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। नाउ स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑन एमालगमेशन ऑफ कंपनीज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन बैलेंस शीट ऑफ अ वेंडर कंपनी ट्रांसफ़र टू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोविडेंट फंड। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोविडेंट फंड कहाँ जाता है, प्रोविडेंट फंड जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये ऑब्जेक्टिव जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो बहुत अच्छे से करिएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन एमालगमेशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, profit and loss account appearing on the asset side of the balance sheet of the vendor company is closed by। अच्छा, पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमको पता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि डेबिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर में या क्रेडिट होगा। उसके लिए मैंने आपको देखो बताया था असेट कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट। तो ऑब्वियस सी बात है डेबिटिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इसका आंसर है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी ऑन एमालगमेशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ऑफ द वेंडर कंपनी इज़ ट्रांसफ़र टू। अच्छा, अब यहाँ पे समझते प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और हमको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर में। और यहाँ पे क्लियरली बोला है क्रेडिट बैलेंस मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के कौन से साइड में हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एमालगमेशन का मीनिंग देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग देख लेते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या है वो देख लेते हैं, सोचते हैं हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है, उसका डिटेल में भी आपको देखना है, और ये लेक्चर देख लोगे आप लोग तो आपका काफ़ी हद तक के कवर हो जाएगा। समझ आई? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑन एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड। देखो ये क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे क्रेडिट था, एक जगह पे असेट साइड का बैलेंस बोला। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी इज ट्रांसफ़र टू। पहली बात हमको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर में, और यहाँ पे बोला है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन इधर पे ऑप्शन में कुछ बोला नहीं है डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे कहाँ जाने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन एमालगमेशन ऑफ कंपनीज द कंपनी विच टेक्स ओवर द अनदर कंपनी, टेक ओवर द अनदर कंपनी, द कंपनी विच टेक ओवर द अनदर कंपनी इज कॉल्ड डैश कंपनी। तो हमने अभी देखा था ऐसी कंपनी को कौन सा कंपनी बोलते हैं, ट्रांसफरी। ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, और वो कौन सी होती है, न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी।
ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था, ट्रांसफ़री कौन होता है, ट्रांसफ़र कौन होता है। ट्रांसफ़रर कौन होता है, वेंडर कंपनी। कौन सा होता है, वेंडर कंपनी, ठीक है। वेरस ट्रांसफ़री कौन होता है, न्यू कंपनी। कौन होता है, न्यू कंपनी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ, when a limited company takes over the business of another company, the excess of net asset value over purchase consideration is capital reserve। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So here I covered almost all important concepts as well as MCQ too. So students, do share this video among your friends, and last but not the least, subscribe my channel, as well as don't forget to press the bell icon for the latest notification. Okay students, best of luck, give your best, study hard for your examination. Thank you.